चलिए, क्या हालचाल है सबका? सब ठीक ठाक है? बारिश हो रहा है ना? बारिश का भी मजा लीजिएगा न हो। बारिश का होना भी जरूरी है। देखिए, सामान्य दिनों में हर कोई पढ़ने आता है, लेकिन आज असामान्य दिन है। असामान्य दिन में जो पढ़ने के लिए आए वही सच में विद्यार्थी है, समझ गए? तो बारिश का मौसम है, बारिश तो होगा ही, लेकिन आपका जो मूल काम है वह है पढ़ाई। पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। शरीर कागज नहीं है कि पानी में निकलेंगे तो गल जाएगा। बहुत लोग तो रूम में कम्बल तान के सोए होंगे। बहुत लोग तो ये सोच रहे होंगे कि आज मौसम बढ़िया है, चिकन खाएं कि मटन खाएं कि अंडा खाएं। विद्यार्थी सावन को मानता है, ये नहीं मानता। चलिए ठीक है, जो भी है आते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्या बता रहे थे? चलिए, तो कुछ चीज जो है हम आपको बताए थे, कुछ चीज आगे बताना है। जहां तक बताए हुए थे वहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, संसद का सत्र बता रहे थे। संसद का सत्र, तो हम आपको यह बात बताए थे कि एक वर्ष में संसद के कितने सत्र आए? कितना? 3 गो आयोजित होता है ना। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। इतना बात क्लियर है? और संसद में जो काम चलता है, सुबह में 11 बजे से लेकर शाम में काम जो प्रारंभ होता है 11 बजे, 11 से 12 बजे के काल को हम लोग क्या करते? प्रश्न कितने प्रकार? 3 प्रकार का होता है नो। तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। ये सब बात समझाए थे, जानते हैं। ये तीनों प्रश्न का कैटेगरी अलग अलग हो, इसको लेकर जो है ना अलग अलग प्रकार का पेज पर प्रश्न लिखना होता है, समझे? अलग अलग प्रकार के पेज पर प्रश्न लिखना होता है। बैगनी रंग समझते हैं आप लोग? बैगनी ये नहीं हुआ, इसको बैगनी कह सकते हैं ना? नहीं कह सकते हैं। और हरा समझते हैं? हरा समझते हैं वो? हरा 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 हुआ ना? हो ये हरा नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, हरा तो इसमें है कहाँ? ये है ये कैसे होगा? हरा है ये ना है। ये चल सकता है, हरा में नहीं चल सकता? चल सकता है। अच्छा चलिए, छोड़िए, बोर्ड पे पूरा कलर अवेलेबल ना है। देखिए, हम ये बात बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात हम आपको बताना चाह रहे हैं। प्रश्न 3 प्रकार का होता है ना, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। तारांकित प्रश्न, अगर हम तारांकित प्रश्न की बात करें तो तारांकित प्रश्न जो है हरा कागज पर लिखा हुआ होता है। तारांकित प्रश्न पूछने के लिए हरा कागज का प्रयोग किया जाता है। फिर अतारांकित प्रश्न पूछने के लिए सफेद कागज का प्रयोग किया जाता है। सफेद कागज का प्रयोग किया जाता है। और फिर आपको
अल्प सूचना प्रश्न पूछने के लिए गुलाबी कागज का प्रयोग किया जाता है। गुलाबी रंग के कागज का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। तो तारांकित प्रश्न पूछने के लिए हरा कागज का प्रयोग, और तारांकित प्रश्न पूछने के लिए सफेद कागज का प्रयोग, और अल्प सूचना प्रश्न पूछने के लिए गुलाबी रंग के पेज का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज हम आपको नहीं लिखाए थे, तो इसको नोट डाउन कर लेना है। इसके अलावे अब सुनिएगा, आपको दिन में 11 बजे से 12 बजे का जो समय होता है, यह आपको प्रश्न काल होता है। फिर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय होता है, इसको हम लोग शून्य काल कहते हैं। इसको शून्य काल क्यों कहते हैं जानते हैं? इसको शून्य काल इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस अवधि के दौरान जब आप घड़ी को देखेंगे ना, तो घंटा के स्थान पर 00 लिखा होता है, और मिनट के स्थान पर 01, फिर 02, 03, इस प्रकार से। तो 12 से 1 बजे के अवधि को शून्यकाल इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस अवधि के दौरान घंटा के स्थान पर 00 लिखा होता है, घंटा के स्थान पर 0 लिखा होता है, इसी वजह से इसको शून्यकाल कहते हैं। और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत 12 से 1 बजे के काल को शून्यकाल नाम भारतीय मीडिया के द्वारा 1962 ईस्वी में दिए गए हैं। 1962 ईस्वी में दिए गए हैं। संसदीय व्यवस्था में इस अवधि के कालखंड को जो शून्यकाल नाम दिया गया है, संसदीय व्यवस्था में इसे भारत की देन मानी जाती है। भारत की देन मानी जाती है, मतलब भारत ने संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत 12 बजे से 1 बजे के काल को शून्य काल का नाम दिया है, और भारत की मीडिया ने नाम दिया है। भारत की मीडिया ने नाम दिया है। तो यहां तक चीजों को लिखिए, तो लिखिएगा, नोट देकर के लिखिएगा, NOTE नोट देकर के लिखिएगा, नोट देके लिखिएगा। तारांकित प्रश्न हेतु हरे रंग के कागज, तारांकित प्रश्न हेतु हरे रंग का कागज ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा जो है इस वजह से किया जाता है ताकि सब चीज स्पष्ट रहे। हरा कागज है तो तारांकित प्रश्न है, सफेद कागज है और तारांकित प्रश्न है, तो सब चीज स्पष्ट रहे। स्पष्टता को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है, और कोई खास रीजन नहीं है, समझे। आज तक ये प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा न है, लेकिन ऐसा प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन कौन परीक्षा पूछ सकता है जानते हैं? रेलवे। दुनिया का जितना अल्टर क्वेश्चन है सब रेलवे पूछेगा। रेलवे क्या पूछेगा जानते हैं? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है, समझ गए। लेकिन वही अन्य परीक्षा पूछेगा, कुतुब मीनार का निर्माण कौन करवाया है, किसके याद में कुतुब मीनार निर्मित है, कुतुब मीनार कहाँ है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया। तो ये सब क्वेश्चन अन्य परीक्षा पूछता है, लेकिन रेलवे सीधा ऊंचाई पूछता है। तो वैसे ये प्रश्न रेलवे पूछ सकता है, दूसरा कोई परीक्षा नहीं पूछेगा। तो नीचे से जो आप लिख रहे थे उसमें कंटिन्यू होइएगा। तारांकित प्रश्न हेतु हरे रंग का कागज, कोमा, अतारांकित प्रश्न हेतु, उसी में कंटिन्यू, अतारांकित प्रश्न हेतु सफेद रंग का कागज, और तारांकित प्रश्न हेतु सफेद रंग का कागज, और अल्प सूचना प्रश्न हेतु, 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 और अल्प सूचना प्रश्न हेतु
अल्प सूचना प्रश्न हेतु गुलाबी रंग के कागज का प्रयोग किया जाता है। और अल्प सूचना प्रश्न हेतु गुलाबी रंग के कागज का प्रयोग किया जाता है। गुलाबी रंग के कागज का प्रयोग किया जाता है। गुलाबी रंग के कागज का प्रयोग किया जाता है। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा शून्यकाल। शून्यकाल डैश देकर प्रश्नकाल के ठीक बाद, प्रश्नकाल के ठीक बाद अथवा प्रश्नकाल के ठीक बाद अथवा प्रश्नकाल के ठीक बाद अथवा 12 बजे से 1 बजे के समय को, अथवा 12 बजे से 1 बजे के समय को 12 बजे से 1 बजे के समय को शून्यकाल कहा जाता है। क्योंकि इस समय घड़ी में घंटा के आधार पर, घंटा के स्थान पर, क्योंकि इस समय घड़ी में घंटा के स्थान पर, क्योंकि इस समय घड़ी में घंटा के स्थान पर, घंटा के स्थान पर शून्य लिखा होता है, शून्य लिखा होता है। फुल स्टॉप। इस अवधि को शून्यकाल नाम, इस अवधि को शून्यकाल नाम, इस अवधि को शून्यकाल नाम 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में भारतीय मीडिया के द्वारा, 1962 ईस्वी में भारतीय मीडिया के द्वारा, 1962 ईस्वी में भारतीय मीडिया के द्वारा, भारतीय मीडिया के द्वारा दिए गए हैं। 1962 ईस्वी में भारतीय मीडिया के द्वारा दिए गए हैं। 1962 ईस्वी में भारतीय मीडिया के द्वारा दिए गए हैं। फुल स्टॉप। दिए गए हैं। फुल स्टॉप। इसे, उसी में कंटिन्यू, इसे संसदीय व्यवस्था में, इसे संसदीय व्यवस्था में भारत की देन, इसे संसदीय व्यवस्था में भारत की देन, इसे संसदीय व्यवस्था में भारत की देन मानी जाती है। इसे संसदीय व्यवस्था में भारत की देन, इसे संसदीय व्यवस्था में भारत की देन मानी जाती है। इसे संसदीय व्यवस्था में भारत की देन मानी जाती है। भारत की देन मानी जाती है। फुल स्टॉप। चलिए अब चीजों को और हम लोग समझते हैं। जैसे अभी जो हम बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 85 के इर्द गिर्द ही हम चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो अब देखिएगा, एक शब्द होता है स्थगन, एक शब्द होता है आहूत, एक शब्द होता है सत्रावसान,
और एक शब्द होता है विघटन। विघटन, विघटन, ये तमाम शब्द हैं। स्थगन, आहूत, सत्रावसान, विघटन, ये जो तमाम शब्द हैं, इस तमाम शब्द को हमें समझना है। इन शब्दों को हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, सीडीएस का पूछा हुआ है, एनडीए सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा प्रश्न है। उसको हम लोग समझते हैं, तब हम लोग यहां पर आएंगे। क्या है? तो है आपको लेमडक सत्र, लेमडक सत्र, लेमडक सत्र, या इसी को पंगु सत्र भी कहते हैं। पंगु सत्र, लेमडक सत्र या पंगु सत्र। क्या होता है लेमडक सत्र या पंगु सत्र? देखिए, आप सभी लोग इस बात से निश्चित तौर पे अवगत होंगे, अगर आपने लोकसभा को जाना है तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से कितने वर्षों का? 5 वर्ष। 5 वर्ष का होता है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। फिर नई लोकसभा के लिए चुनाव होता है, नई लोकसभा चुनकर आता है। फिर नई लोकसभा की प्रथम बैठक होती है, नई लोकसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से अगले 5 वर्ष तक के लिए होता है। तो अब आप समझिएगा, पुरानी लोकसभा और नई लोकसभा, पुरानी लोकसभा और नई लोकसभा, जैसे आप देखते होंगे एक चीज कि कोई व्यक्ति है जो लगातार लोकसभा का सदस्य बन रहा है, कोई व्यक्ति है जो लगातार नहीं बन पाता है। जैसे हमारे मोदी जी 2014 में भी लोकसभा के चुनाव जीते, लोकसभा के सदस्य बन गए। फिर आपको 2019 में भी चुनाव जीते, फिर लोकसभा के सदस्य बन गए। फिर मोदी जी के अलावे मोदी जी 2 बार बन गए। फिर एक है आपको शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा 2014 में लोकसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े, जीत गए। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लड़े, हार गए। लेकिन हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल से लोकसभा का चुनाव लड़े और तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। ये तो ठीक है। इसके अलावे बिहार की राजनीति को अगर आप जानते हैं तो बिहार की राजनीति में एक अहम स्थान पप्पू यादव रखते हैं। पप्पू यादव क्यों रखते हैं? इस वजह से रखते हैं कि देखिए, जो भी बिहार के भीतर कांड होता है, कहीं बाढ़ आ गया, किसी की हत्या हो गई, तो कुछ हो ना हो पप्पू यादव जरूर पहुंचते हैं और आर्थिक सहायता कुछ ना कुछ निश्चित तौर पे करते हैं। भले रंगदार आदमी हैं, टैक्स लेते हैं, धनी से लेते हैं, गरीब को देते हैं, तो ये कोनो गलत बात थोड़े है, सही है, बात है, ठीक है, बढ़िया है। भले रंगदारी लेता है, जो अपार कमाता है उससे रंगदारी लिया जाना चाहिए, समझे। धनवान व्यक्ति से रंगदारी लेता है, गरीब के बीच मारता है, ऐसा थोड़े कि वो अपना जमीन बेच के देता है। वो खाली दिखाता है कि हम जमीन बेच के देते हैं। कभी कताल
कुछ जमीन बेच देता है, समझे, दिखाने के लिए नहीं हम जमीन बेच के देते हैं, लेकिन ऐसा न है। सच्चाई ये है कि पप्पू यादव धनवान व्यक्ति से पैसा लेता है और गरीब के बीच बांट देता है, समझिए। पप्पू यादव लोकसभा के सदस्य बने हैं, लेकिन वर्तमान में लोकसभा के सदस्य नहीं है। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन है। पप्पू यादव की पत्नी कौन है? रंजीता रंजन। अगर हम रंजीता रंजन को देखें तो 2014 में हमको लगता है वो लोकसभा का चुनाव जीती थी। 2014 में कांग्रेस के टिकट पर सुपौल लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा की सदस्य बनी, लेकिन 2019 में वो लोकसभा की सदस्य नहीं बन पाई, फिर सुपौल से ही लड़ी, लेकिन वो हार गई। तो अब आप समझिएगा, रंजीता रंजन पर आके ठहरे हैं, उसी के एग्जाम्पल के उसी को लेकर के एग्जाम्पल के तौर पर समझा देते हैं। लैम्डक सत्र देखिए, मान लिया जाए पुरानी लोकसभा 2014 और नई लोकसभा 2019। 2014 में रंजीता रंजन लोकसभा की सदस्य बनी थी, लेकिन 2019 में जब रंजीता रंजन चुनाव लड़ी तो वो लोकसभा की सदस्य नहीं बन पाई, वह हार गई। तो पुरानी लोकसभा के वैसे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो सके, उन्हें लेम डक सदस्य कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, पुरानी लोकसभा के वैसे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाए, उसे लेम डक सदस्य कहा जाता है। जैसे रंजीता रंजन 2014 में निर्वाचित हुई, लेकिन 2019 में निर्वाचित नहीं हुई। रंजीता रंजन लेम डक सदस्य हो गई। लेकिन हमारे मोदी जी 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, वो लेम डक सदस्य नहीं हुए, वो लेम डक सदस्य नहीं हुए। अब पुरानी लोकसभा और नई लोकसभा, नई लोकसभा की बैठक के ठीक पूर्व, नई लोकसभा की बैठक के ठीक पूर्व पुरानी लोकसभा की जो अंतिम बैठक होती है, उस बैठक को ही लेम डक सत्र कहते हैं। लेम डक सत्र कहते हैं। और पुरानी लोकसभा के वैसे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए नहीं चुने गए हो, उसको लेम डक सदस्य कहते हैं। लेम डक सदस्य कहते हैं। कुछ समझ में आया? आया ना? एक बार फिर से बोल रहे हैं इसको। नई लोकसभा की बैठक से ठीक पूर्व पुरानी लोकसभा की जो अंतिम बैठक होती है, उसी को हम लोग लेम डक सत्र कहते हैं। और पुरानी लोकसभा के वैसे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए नहीं चुने गए हो, उसे लेम डक सदस्य कहते हैं। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग का क्लियर हुआ हो? ये सब तो अलगे मजा मार रहा है। हाय थोड़ी के, ये सब क्या कर रहा है हो? सब ऐसे में, इसी कारण हम फ्री नहीं करते हैं, समझे? चलिए, कुछ हो ना, इसे अपना आलूल जुलूल बात कर रहा है, कुछ हो, समझे? इतना कमेंट आ रहा है कि पढ़ा भी नहीं जा सकता है। लिखिए, लेम डक सत्र, लेम डक सत्र डैश देकर
डैश देकर, नई लोकसभा की बैठक के ठीक पूर्व, नई लोकसभा की बैठक के ठीक पूर्व, नई लोकसभा की बैठक के ठीक पूर्व, नई लोकसभा की बैठक के ठीक पूर्व नई लोकसभा की बैठक के ठीक पूर्व पुरानी लोकसभा की अंतिम बैठक, पुरानी लोकसभा की अंतिम बैठक, पुरानी लोकसभा की अंतिम बैठक लेम डक सत्र कहलाता है, 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 लेम डक सत्र कहलाता है। तथा तथा पुरानी लोकसभा के वैसे सदस्य, तथा पुरानी लोकसभा के वैसे सदस्य, वैसे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु, जो नई लोकसभा हेतु, नई लोकसभा हेतु निर्वाचित, नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हुए हो, जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हुए हो, जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हुए हो, वे लेम डक सदस्य कहलाते हैं, 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 लेम डक सदस्य कहलाते हैं, लेम डक सदस्य कहलाते हैं, वे लेम डक सदस्य कहलाते हैं। फुल स्टॉप। चलिए अब आते हैं भाई जी लोग, चलिए देखिए, जानते हैं सत्र के, सॉरी संसद के सत्र के, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा के सत्र के है क्या? हाँ क्या है? फिर भी तो नया लोकसभा के लिए चुन के जा पाया नहीं, ना जा पाया, फिर भी वो कहलाएगा। ठीक है, फिर भी कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, संसद, संसद, संसद का मतलब समझते हैं ना, लोकसभा और इतना बात तो जानते हैं ना। चलिए इसके बाद संसद के स्थगन की बात हो, आहूत की बात हो, सत्रावसान की बात हो, विघटन की बात हो, सब बात की चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में। इस सब बात की चर्चा कहां है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50। अब संसद के सदन, संसद के सदन, संसद के सदन, संसद के सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित करने का जो अधिकार होता है, स्थगित करने का जो अधिकार होता है, स्थगन का जो अधिकार होता है, वह पीठासीन पदाधिकारी को होता है, पीठासीन अधिकारी या पदाधिकारी को होता है। स्थगन का मतलब क्या होता है? स्थगन का मतलब होता है संसद के सत्र को, संसद के सत्र को कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटा के लिए,
कुछ दिन के लिए निलंबित कर देना, निलंबित कर देना। स्थगन के अंतर्गत संसद के सत्र को समाप्त नहीं किया जाता है, संसद के सत्र को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है, निलंबित किया जाता है। मतलब क्या हुआ? जैसे शाम में 7:30 से 9 बजे तक हम आपको पढ़ाते हैं, शाम में 7:30 से 9 बजे तक हम आपको पढ़ाते हैं। अब मान लिया जाए कि 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक हम पढ़ाए और 8 बजे आप लोग में से कोई भी दूगो पूरा मारपीट कर लिया, आपस में मारपीट कर लिया, पूरा हंगामा हो गया क्लास में, शोर मचने लगा क्लास में। तो हम 15 मिनट के लिए क्लास को सस्पेंड कर दिए, 15 मिनट के लिए क्लास को सस्पेंड कर दिए ताकि 15 मिनट में माहौल फिर से शांत हो सके। 15 मिनट में माहौल को शांत करवा लिए, फिर से पढ़ाना शुरू कर दिए 8:15 बजे से, 8:15 बजे से फिर से अपना पढ़ाना शुरू किया, 9 बजे छोड़ दिए हम। मतलब जब संसद का सत्र चल रहा हो, जब संसद का सत्र चल रहा हो, उस दौरान संसद भवन के भीतर हंगामा हो जाए, विपक्ष हल्ला करने लगे, बेल में आकर पर्ची फेंकने लगे और सदन का माहौल खराब हो जाए, काम करने का माहौल सदन में ना हो, तब सदन को कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटा के लिए या कभी कभी कुछ दिन के लिए जो निलंबित कर दिया जाता है, उसी को सदन का स्थगन कहते हैं। संसद के सदनों को स्थगित उस सदन के पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। लोकसभा को स्थगित लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, राज्यसभा को स्थगित राज्यसभा के सभापति करते हैं। बात समझ में आया? हां या ना? लिखिए स्थगन पहले। अब स्थगन चलिए लिखिएगा। कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए संसद के सत्र को कुछ समय के लिए, जैसे कुछ समय के लिए, जैसे कुछ मिनट, कुछ घंटा, कुछ दिन, ये भी लिख दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ समय के लिए जैसे, कुछ समय के लिए जैसे, कुछ समय के लिए जैसे, जैसे कुछ समय के लिए जैसे कुछ मिनट, कोमा कोमा कुछ घंटा, कुछ घंटा या कुछ दिन के लिए, या कुछ दिन के लिए संसद के सत्र को, संसद के सत्र को संसद के सत्र को निलंबित किया जाना, निलंबित किया जाना, निलंबित किया जाना, निलंबित किया जाना सदन का स्थगन कहलाता है। निलंबित किया जाना सदन का
स्थगन कहलाता है। स्थगन कहलाता है। सदन को स्थगित, उसी में कंटिन्यू, सदन को स्थगित करने का अधिकार, सदन को स्थगित करने का अधिकार, सदन को स्थगित करने का अधिकार, सदन को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन पदाधिकारी को, सदन को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन पदाधिकारी को, सदन को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन पदाधिकारी को, पीठासीन पदाधिकारी को होता है, पीठासीन पदाधिकारी को होता है। जैसे लोकसभा को स्थगित, जैसे लोकसभा को स्थगित, जैसे लोकसभा को स्थगित, जैसे लोकसभा को स्थगित, लोकसभा के अध्यक्ष, जैसे लोकसभा को स्थगित, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा को स्थगित, और राज्यसभा को स्थगित, और राज्यसभा को स्थगित, और राज्यसभा को स्थगित सभापति करते हैं, राज्यसभा को स्थगित सभापति करते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। आहूत और सत्रावसान और विघटन, एक तो सब में कॉमन क्या है जानते हैं? संसद के सत्र को आहूत राष्ट्रपति करता है, संसद के सत्र को सत्रावसान राष्ट्रपति करता है, अब विघटन भी राष्ट्रपति ही करता है। तो आहूत, सत्रावसान और विघटन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। आहूत का मतलब क्या होता है जानते हैं? आहूत का मतलब होता है संसद के सत्र को शुरू करना, संसद के सत्र को शुरू करना। तो संसद के सत्र को शुरू करना आहूत कहलाता है। फिर सत्रावसान, संसद के सत्र को समाप्त करना, संसद के सत्र को समाप्त करना, संसद के सत्र को समाप्त करना जो है सत्रावसान कहलाता है। जैसे एक वर्ष में संसद का 3 गो सत्र होता है ना, होता है कि नहीं होता? प्रथम सत्र बजट सत्र होता है ना। देखिए बजट सत्र कब शुरू होता है? फरवरी में। समाप्त कब होता है? तो संसद के सत्र को राष्ट्रपति ने फरवरी में आहूत किया, मतलब फरवरी में शुरू किया, और संसद के सत्र को राष्ट्रपति ने मई में सत्रावसान किया, मतलब सत्र को समाप्त कर दिया, सत्र को समाप्त कर दिया। इतना बात क्लियर है? तो सत्र को शुरू करना आहूत कहलाता है, सत्र को समाप्त करना क्या कहलाता है? सत्रावसान। क्या कहलाता है? और ये दोनों काम कौन करता है? इतना बात क्लियर? चलिए अब देखिएगा, एक बात बताइएगा आप हमको, संसद का 2 गो सदन है ना, हो है कि ना है? लोकसभा और लोकसभा अस्थाई सदन है कि अस्थाई? लोकसभा ओ राज्यसभा, राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा अस्थाई है तो क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं ना हो। अच्छा, लोकसभा अस्थाई है ना हो, लोकसभा भंग होता है कि नहीं होता? होता है ना हो। और लोकसभा कब भंग होता है? लोकसभा तब भंग होता है जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है, जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है। और दूसरा, लोकसभा तब भंग होता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है। यह ऐसी स्थिति है जब लोकसभा भंग होता है
और लोकसभा को भंग कौन करता है? लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग प्रधानमंत्री के सलाह। तो विघटन, विघटन का मतलब होता है भंग। विघटन को ही हम लोग भंग करना भी कह सकते हैं, विघटन को ही हम लोग भंग करना भी कह सकते हैं। और राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा अस्थाई सदन है, यानी राज्यसभा का कभी विघटन नहीं हो सकता है। लोकसभा भंग हो सकता है, अर्थात लोकसभा विघटित हो सकता है। लोकसभा को विघटित राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के सलाह। और विघटन के माध्यम से, विघटन के माध्यम से सदन को ही समाप्त कर दिया जाता है। सदन को ही समाप्त कर दिया जाता है। विघटन से सदन के सत्र की समाप्ति नहीं होती है। गौर कीजिएगा यहां पर, विघटन से सदन के सत्र की समाप्ति नहीं होती है, बल्कि विघटन से सदन को ही समाप्त कर दिया जाता है। और दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदन में कौन सदन समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा समाप्त किया जा सकता है। तो बात कुछ समझ में आया? चलिए तो लिखिएगा विघटन। विघटन आहूत सब नहीं लिखा है? अच्छा लिखिए ना, अब अभी तो समझाए हैं, लिखाते हैं। लिखिए आहूत। आहूत लिखिएगा। आहूत, आहूत हेडिंग मारिएगा, आहूत। आहूत लिखिएगा, आहूत। संसद के सत्र संसद के सत्र को शुरू करना संसद के सत्र को शुरू करना संसद के सत्र को शुरू करना आहूत कहलाता है। आहूत कहलाता है। यह राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में आता है। यह राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में आता है। यह राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में आता है। आगे सत्रावसान करना, सत्रावसान करना डैश देकर, डैश देकर। संसद के किसी एक सत्र को समाप्त करना, संसद के किसी एक सत्र को समाप्त करना, संसद के किसी एक सत्र को समाप्त करना, संसद के किसी एक सत्र को समाप्त करना सत्रावसान कहलाता है। सत्रावसान कहलाता है। यह भी राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में ही आता है। यह भी राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में ही आता है। यह भी राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में ही आता है। यह भी राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में ही आता है।
यह भी राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में ही आता है। आगे विघटन, डैश देकर, विघटन यानी भंग करना, विघटन यानी भंग करना। इसके द्वारा संसद के सदन को ही समाप्त कर दिया जाता है। इसके द्वारा संसद के सदन को ही समाप्त कर दिया जाता है। इसके द्वारा संसद के सदन को ही समाप्त कर दिया जाता है। विशेष तौर पर लोकसभा का विघटन होता 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 है, फुल स्टॉप। इसका विघटन राष्ट्रपति, इसका विघटन राष्ट्रपति, इसका विघटन राष्ट्रपति, इसका विघटन राष्ट्रपति, इसका विघटन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। उसी में राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। चलिए आ जाइए। अब देखिए, सब टेक्निकल शब्द है, समझे, इसमें कोई टेंशन है, वो समझ में आ गया है ना। चलिए 1 मिनट समझ में आ गया है तो आप हमको बताइएगा, गौर कीजिएगा। संसद के सत्र को कुछ समय के लिए निलंबित करना, क्या? संसद के सत्र को शुरू करना, संसद के सत्र को समाप्त करना, संसद के अंतर्गत सदन को ही समाप्त कर दिया। बात क्लियर? स्थगन के करता है? स्थगन पीठासीन पदाधिकारी, यानी लोकसभा का स्थगन लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का राज्यसभा के सभापति। जबकि आहूत सत्रावसान विघटन कौन करता है? ये सब बात कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद, ये बात लिखाए हैं? नहीं लिखाए हैं। नोट देकर के एक लाइन लिख लीजिए तो।
नोट देकर के लिखिएगा। अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 85 में संसद के आहूत सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 85 में संसद के आहूत सत्रावसान और विघटन है, उसी में है, छूट गया तो क्या होगा। अनुच्छेद 85 में संसद के आहूत सत्रावसान और विघटन, संसद के आहूत सत्रावसान और विघटन की चर्चा है, की चर्चा है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर एक और टेक्निकल चीज समझाते हैं। और आज जो है ना समझाने वाला बात ज्यादा बना रहे। अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 107 में क्या है जानते हैं? कोई विधेयक कब समाप्त होता है और कोई विधेयक कब समाप्त नहीं होता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप यहां पर, अगर संसद के सत्र का सत्रावसान होता है, मतलब संसद का एक सत्र समाप्त होता है, तो उसका विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर संसद के सदनों का विघटन होता है तो उसका विधेयक पर प्रभाव पड़ता है। तो गौर कीजिएगा यहां पर क्या बोले। एक तो सबसे पहले विधेयक समझिए, विधेयक क्या है। ठीक है, विधेयक समझिए, विधेयक क्या है। एक लाइन में अगर हम कहे, भारत के भीतर किसी भी प्रस्ताव को या किसी भी प्रावधान को, भारत के भीतर किसी भी प्रस्ताव या किसी भी प्रावधान को कानूनी दर्जा देने हेतु, भारत के भीतर किसी भी प्रस्ताव या किसी भी प्रावधान को कानूनी दर्जा देने हेतु, कानूनी दर्जा देने हेतु जो लाया जाता है उसी को हम लोग विधेयक कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ, भारत के भीतर किसी भी प्रावधान को या प्रस्ताव को कानूनी दर्जा देने के लिए जो व्यवस्था संसद के द्वारा किया जाता है उसी को विधेयक कहते हैं। और विधेयक पर अगर संसद अपना अनुमति दे दिया तो विधेयक कानून बन जाता है, और अगर विधेयक पर संसद अगर अपना अनुमति नहीं दिया तो विधेयक कानून नहीं बनता, विधेयक कानून नहीं बनता। जैसे कि इसको ऐसे समझिएगा, मान लिया जाए कि आपके पिताजी हैं तो माता पिता का एक टेंशन होता है, शादी ब्याह कर देते हैं जल्दी, ठीक है, ताकि अपना घर परिवार बसा ले, वंश को आगे बढ़ा दे। तो अब आपके माता पिता आपका शादी विवाह करने के लिए लड़की खोजे, सब चीज हुआ, तिलक उलक ले लिए, बाराती भी गया। अब बाराती में हुआ कि आपको लड़की नहीं पसंद आए। अगर मान लिया जाए कि आप शादी कर लिए, सिंदूरदान हो गया, मतलब शादी आपका हो गया, यानी संसद अनुमति दे दिया, मतलब कानून बन गया। लेकिन अगर मान लिया जाए कि संसद अनुमति नहीं दिया, मतलब लड़का अनुमति नहीं दिया, लड़का जयमाला से ही भाग गया, तो शादी ब्याह होगा? नहीं होगा। कानून बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो आपके माता पिता का सपना सपना ही रह जाएगा, समझे? तो यही बात है। चलिए, तो एक चीज समझिएगा, यहां पर एक बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है परीक्षा के लिहाज से। सत्रावसान होने से, एक सत्र के समाप्त होने से विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन विघटन होने से विधेयक पर प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर मान लिया जाए कृषि विधेयक मानसून सत्र में आया, अभी मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र में आया लेकिन मानसून सत्र में सदन पारित नहीं कर पाया, तो क्या मानसून सत्र के समाप्त होने के बाद कृषि विधेयक समाप्त हो जाएगा? एकदम नहीं। आगे शीत सत्र में उसको रखा जाएगा, शीत सत्र में पारित करा लिया जाएगा। मान लीजिए शीत सत्र में पारित नहीं हुआ तो बजट सत्र में आगे रखा जाएगा, बजट सत्र में पारित करा लिया जाएगा। तो सत्रावसान होने से विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन विघटन होने से विधेयक पर प्रभाव पड़ता है। और विघटन कौन सदन का होता है? लोकसभा का। तो लोकसभा के विघटन होने से कौन विधेयक पर प्रभाव पड़ता है और कौन विधेयक पर प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बात की ही चर्चा अनुच्छेद 107 में। नोट देकर के एक पॉइंट लिखिएगा। नोट में पहला पॉइंट 85 वाला लिखे थे ना, नोट में दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। तो चलिए लिखिएगा। लोकसभा है तरीका, लोकसभा है, हमको लगा। नोट में दूसरा पॉइंट, संसद के सत्रावसान होने से, संसद के सत्रावसान होने से, संसद के सत्रावसान होने से संसद के सत्रावसान होने से विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संसद के सत्रावसान होने से विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि विघटन होने से, जबकि विघटन होने से, जबकि विघटन होने से, विघटन होने से, विघटन होने से, विघटन होने से विधेयक पर प्रभाव पड़ता है। विधेयक पर प्रभाव पड़ता है। चलिए अब आइएगा, देखिए आपको भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 107। जब आप अनुच्छेद 107 को पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 107 ही हमें यह जानकारी प्रदान करता है कब कोई विधेयक समाप्त हो जाता है और कब कोई विधेयक समाप्त नहीं होता। कब कोई विधेयक समाप्त हो जाता है और कब कोई विधेयक समाप्त नहीं होता। मान लिया जाए कोई विधेयक एक तो समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है और समाप्त नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो समाप्त कब हो जाता है? जब मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में आया। कहां आया? लोकसभा। कोई विधेयक लोकसभा में आया और लोकसभा में उस पर विचार चल रहा था और उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया। कोई विधेयक लोकसभा में आया
उस विधेयक पर लोकसभा में विचार चल रहा था, उसी दौरान लोकसभा विघटित हो गया। अगर ऐसा होता है ना तो विधेयक समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब लड़का के पास लड़की का फोटो आया, लड़का विचार कर रहा है, समझे, लड़का जो है विचार कर रहा है, उसी दौरान वो लड़की का शादी किसी और से हो गया। मतलब लड़का का काम खत्म, मतलब विधेयक क्या हो जाता है? समाप्त। दूसरा है, हाँ जी, हाँ, तो फिर से वो लड़का वो लड़की से ब्याह करने जाता है। अब वो लड़की का ब्याह होगा तो हमेशा के लिए ही ना होगा हो। ऐसा थोड़ी कि तत्काल के लिए वो किसी और से कर लेगी फिर बाद में इससे आके करेगी, हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। चलिए आगे आगे आइएगा। अब आगे आइएगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन यह है, अगर मान लिया जाए विधेयक लोकसभा में आया, लोकसभा विधेयक को पारित कर दिया, लोकसभा विधेयक को पारित, विधेयक राज्यसभा में गया। कहां गया? राज्यसभा में गया। और राज्यसभा में जब विधेयक गया, राज्यसभा में विधेयक पर विचार चल रहा है, उसी दौरान लोकसभा जो है विघटित हो गया। लोकसभा क्या हो गया? विघटित। लोकसभा विघटित हो गया। तो इस कंडीशन में भी विधेयक समाप्त हो जाता है। अगर कोई विधेयक लोकसभा में आया, लोकसभा पारित कर दिया, लोकसभा क्या कर दिया? पारित कर दिया। और लोकसभा के पारित होने के बाद विधेयक कहां चला गया? राज्यसभा। कहां चला गया? राज्यसभा। और उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया। लोकसभा में विधेयक आया, लोकसभा पारित कर दिया, और लोकसभा के पारित करने के बाद विधेयक कहां चला गया? राज्यसभा। और विधेयक राज्यसभा में ही था, राज्यसभा विचार कर रहा था, और उसी दौरान जो है लोकसभा विघटित हो गया। लोकसभा क्या हो गया? विघटित हो गया। तब भी विधेयक समाप्त हो जाता। मतलब लड़का के पास फोटो आया, लड़का पसंद करके भेज दिया लड़की पक्ष के पास, अब लड़की वाला जो है अपना विचार कर रहा है, और उसी दौरान लड़का की गर्लफ्रेंड उसके घर पे आ गई, तो क्या होगा बताइए? भंगी न होगा हो। तो वही बात है यहां पर। तो ये सब कंडीशन है जब विधेयक समाप्त हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन ऐसा कंडीशन है जब विधेयक समाप्त नहीं होता। मान लिया जाए कि विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में आया। कहां आया? देखिए ध्यान दीजिएगा, विधेयक, विधेयक सामान्य तौर पर 4 प्रकार का होता है। सामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। सामान्य या साधारण विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है। धन विधेयक पहले लोकसभा में आएगा। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक का कुछ हिस्सा पहले लोकसभा में आएगा और कुछ हिस्सा किसी भी सदन में आ सकता है। आगे चल करके विधेयक की चर्चा करेंगे, इस सब बात की चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। मान लिया जाए कोई विधेयक राज्यसभा में आया, राज्यसभा उस पर अपना विचार कर रहा है, राज्यसभा उस पर अपना विचार कर रहा है, और उसी दौरान लोकसभा विघटित हो गया। तो इस स्थिति में विधेयक समाप्त नहीं होता है। अगर कोई विधेयक राज्यसभा में आया, राज्यसभा अपना विचार कर रहा है, राज्यसभा अपना विचार कर रहा है, और उसी दौरान लोकसभा विघटित हो गया, तो इससे विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इससे विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद अगर कोई विधेयक है, आपको राज्यसभा में आया, राज्यसभा पारित कर दिया, राज्यसभा जब पारित कर देगा तो कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में गया, लोकसभा भी पारित कर दिया, ये दोनों पारित कर दिया, और जब दोनों पारित कर दिया तब कहां जाएगा? कहां जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब राष्ट्रपति के पास विधेयक आया ना, तो राष्ट्रपति कहा कि हम अपने पावर का प्रयोग करेंगे, हम इसको पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे।
राष्ट्रपति को किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार है या नहीं है? कितनी बार लौटा सकते? एक बार लौटा सकता है ना। राष्ट्रपति को यह अधिकार कौन संविधान संशोधन देता है? 44वां संविधान संशोधन 1900। तो राष्ट्रपति कहा कि हमको 44वां संविधान संशोधन में जो अधिकार मिला है ना, हम उसका प्रयोग करेंगे, हम इसको एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे। तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। तब क्या होगा? तब विधेयक समाप्त होगा कि नहीं होगा? तब विधेयक समाप्त नहीं होता। अगर संसद का दोनों सदन पारित कर दिया, विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया, तो इससे भी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विधेयक समाप्त नहीं होता है, विधेयक समाप्त नहीं होता है। समझ गए? अब इसके बाद अगला कंडीशन है कि कोई विधेयक है, संसद का एक सदन पारित कर दिया और दूसरा सदन में गया और दूसरा सदन उसको पारित नहीं किया, मतलब वो विधेयक को लेकर के संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद हो गया। और जब मतभेद हो गया तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की घोषणा कर दी, संयुक्त अधिवेशन की घोषणा कर दी। और जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की घोषणा किसी विधेयक को लेकर कर देता है तो उस स्थिति में भी विधेयक समाप्त नहीं होता है, विधेयक समाप्त नहीं होता। कुछ समझ में आया? लिखिए। के है विक्रम कुमार हो, इसको जो है ब्लॉक कीजिए। तो सबसे पहले विक्रम कुमार को ब्लॉक कीजिए। बताइए, गाली गलौज कर रहा है कमेंट में, इसको सदा के लिए ब्लॉक कर लीजिए। ये मेरा एक भी बैच नहीं परचेज कर पाए जीवन में, इसको ब्लॉक कीजिए, अभी तुरंत ब्लॉक कीजिए। ठीक है, अभी तुरंत ब्लॉक कीजिए, ब्लॉक कीजिए ना जी, कर दिए है ना। गाली गलौज अपने में कर रहा है, बताइए बा। ठीक है, अब आगे से कभी नहीं हम फ्री करेंगे। ठीक है, आज बारिश हुआ तो हम सोचे फ्री कर देते हैं, फ्री कर दिए था, अब कभी नहीं, कितनों बारिश हो जाए अब एकदम फ्री नहीं होगा। बताइए ये सब क्या सब करते रहता है। बताइए, इतना अभद्र गाली का प्रयोग किया है, बाप रे। अनुच्छेद 107। हाँ लिखिए, आपको हेडिंग मारना है, हेडिंग मारना है। अनुच्छेद 107 नहीं हेडिंग मारना है, हम थोड़े हेडिंग मरवाए हैं, ये लड़का अपने मन से मार लेता है, इसके चक्कर में हम भी मरवा देते हैं। लिखिएगा, पीछे भेज दे, है पीछे जाइए। अच्छा बैठिए 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 बैठिए, लिखिए लिखिए। लोकसभा के विघटन होने से लोकसभा के विघटन होने से लोकसभा के विघटन होने से अरे आप मुंह देखते रहते हैं हो, ठीक है, किसको उगरिया रहा है, आप देखते ना है वो, सुतना है सुतना। इसका शादियों हो रहा होगा, जयमाला हो रहा होगा, सो जाएगा, जयमाला करते करते गिर जाएगा, एगो इसका मीम बन के वायरल हो जाएगा, कोई और लेके भाग जाएगा। चलिए लिखिए, लोकसभा के विघटन होने से लोकसभा के विघटन होने से विधेयक पर पड़ने वाले प्रभाव, लोकसभा के विघटन होने से विधेयक पर पड़ने वाले प्रभाव
दो गो कॉलम बना लीजिए ऐसे ही जैसे हम बनाए हैं, ठीक है। एक में लिखिए समाप्त हो जाता है, एक में लिखिए समाप्त नहीं होता है। दो गो कॉलम बनाइए जैसे हम बनाए हुए हैं। एक में लिखिए समाप्त हो जाता है, एक में लिखिए समाप्त नहीं होता है। एक में लिखिए समाप्त हो जाता है, एक में लिखिए समाप्त नहीं होता है। समाप्त हो जाता है में लिखिए, समाप्त हो जाता है में। अगर कोई विधेयक अगर कोई विधेयक अगर कोई विधेयक लोकसभा में लंबित अथवा विचाराधीन हो, अगर कोई विधेयक लोकसभा में लंबित लॉन्सा बीतो, अगर कोई विधेयक लोकसभा में लंबित अथवा विचाराधीन हो, अगर कोई विधेयक लोकसभा में लंबित अथवा विचाराधीन हो, अगर कोई विधेयक लोकसभा में लंबित अथवा विचाराधीन हो और लोकसभा का विघटन हो जाए, 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 तो विधेयक समाप्त हो जाता है। तो विधेयक समाप्त हो जाता है। आगे समाप्त हो जाता में ही दूसरा लाइन, समाप्त हो जाता है में ही दूसरा लाइन, समाप्त हो जाता है में ही दूसरा लाइन। हाँ ठीक है, लिखिएगा। अगर किसी विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया हो, अगर किसी विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया हो, अगर किसी विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया हो, अगर किसी विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया हो और विधेयक राज्यसभा में लंबित हो, और विधेयक राज्यसभा में लंबित हो, लंबित हो तथा उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया हो, तथा उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया हो, तथा उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया हो, तथा उसी दौरान लोकसभा का विघटन हो गया हो, विघटन हो गया हो, तो विघटन हो गया हो, तो विघटन हो गया हो, तो विधेयक समाप्त हो जाता है। तो विधेयक समाप्त हो जाता है, तो विधेयक समाप्त हो जाता है। तो विधेयक समाप्त हो जाता है। आगे अब समाप्त नहीं होता है में लिखिएगा। समाप्त नहीं होता है में लिखिएगा, पहला लाइन। अगर कोई विधेयक अगर कोई विधेयक अगर कोई विधेयक अगर कोई विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में आया हो, अगर कोई विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में आया हो, लंबित का मतलब उस पर विचार हो रहा है, ठीक है।
अगर कोई विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में आया हो तथा राज्यसभा में ही लंबित हो, 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 तो लोकसभा के विघटन होने से, तो लोकसभा के विघटन होने से तो लोकसभा के विघटन होने से विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लक्ष्मी कुमारी स्थगन भी 85 में ही है। पूरक प्रश्न सब आप लोग नहीं समझते हैं, पिछले क्लास में समझाए थे नो। अब बताइए, अभी पूछ रहा है ऑनलाइन वाला पूरक प्रश्न, ठीक है 72 बार बताएंगे बा। आगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब दूसरा समाप्त नहीं होता है, मैं दूसरा, अगर कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो, अगर कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो, अगर कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो, अगर कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो, और विधेयक राष्ट्रपति के पास हो, विधेयक राष्ट्रपति के पास हो तथा राष्ट्रपति ने इसे पुनर्विचार के लिए लौटाया हो, तथा राष्ट्रपति ने इसे पुनर्विचार के लिए लौटाया हो, तो इससे भी लोकसभा के विघटन होने पर, तो इससे भी लोकसभा के विघटन होने पर विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विघटन होने पर विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट, समाप्त नहीं होता में ही अगला पॉइंट ने बताए थे, संयुक्त अधिवेशन वाला। अगर समाप्त नहीं होता में ही, तीसरा लाइन, अगर किसी लिखिए, कोई नहीं, अगर किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो, अगर किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो,
अगर किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो, अगर किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला लिया हो और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला लिया हो तो लोकसभा के विघटन होने से विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लोकसभा के विघटन होने से विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लोकसभा के विघटन होने से विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लोकसभा के विघटन होने से विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लोकसभा के विघटन होने से कब विधेयक पर प्रभाव पड़ता है, कब नहीं पड़ता है, कुछ समझ में आया? बहुत महत्वपूर्ण है, जानते हैं? अभी ना आप समझ गए हैं, हम आपको पूरा भरोसा देते हैं। परीक्षा में जब यहां से क्वेश्चन आएगा ना, 10% विद्यार्थी मात्र इतना में से सही करके आइएगा, 90% विद्यार्थी गलती करके आइएगा, क्योंकि 10% इसका रिवीजन बार बार करेंगे और 10% इसको याद रखेंगे। और यहां से प्रश्न आएगा तो निश्चित तौर पर मैक्सिमम विद्यार्थी गलती करके आता है, समझ गए? तो आप कुछ अलग हट करके कीजिए। जब तक आप कुछ अलग हट करके नहीं करेंगे ना, तब तक बेड़ा पार नहीं हो सकता है आपका, समझ गए? कुछ अलग करेंगे तभी गॉड का भी नजर आप पे पड़ता है, भगवान का भी नजर आप पे पड़ता है। संसार की आबादी है 7 अरब से भी ज्यादा, और भगवान कितना को देखेंगे? जब तक आप अलग नहीं कीजिएगा तब तक भगवान भी आपको थोड़े देखेंगे, नहीं देखेंगे, समझ गए? और छोटी मोटी समस्या इस संसार के हर लोगों के जीवन में है। उन समस्याओं से ऊपर उठ के आपको मेहनत करना होगा। मेहनत इतना कीजिए ना कि भगवान को भी आप पे तरस आ जाए, समझ गए? कि इतना मेहनत करता है, इसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अटका दो, समझे? भगवान को भी तरस तब आएगा जब वो आपके मेहनत को देखेगा। ऐसे भगवान को भी तरस नहीं आता है, समझिए? आइए अब याद करते हैं। तारांकित प्रश्न हेतु कौन कलर का अतारांकित अल्प सूचना, एक बार फिर से, तारांकित अतारांकित अल्प सूचना। अच्छा, 12 से 1 बजे के समय को क्या कहते हैं? 11 से 12, 11 से 12, 12 से 1, 12 से 1। अच्छा, एक बात बताइएगा, इस अवधि को शून्यकाल नाम किसने दिया? भारतीय मीडिया। भारतीय कब दिया? 1900। संसदीय व्यवस्था में भारत की देन किसे माना जाता है? सुनिए, संसदीय व्यवस्था में भारत की देन किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? अच्छा, एक बात बताइएगा कि पुरानी लोकसभा, नई लोकसभा के ठीक पूर्व पुरानी लोकसभा की जो बैठक होती है उसे कौन सा सत्र कहते हैं? लेमडक सत्र कहते हैं ना वो। चलिए, एक बात और बताइएगा, पुरानी लोकसभा के अंतर्गत वैसे सदस्य जो नई लोकसभा में चुन करके नहीं आ पाए, उन्हें क्या कहेंगे? लेमडक सदस्य। लेमडक। अच्छा, संसद के स्थगन, आहूत, सत्रावसान, विघटन के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता? अनुच्छेद। संसद के सत्र को कुछ समय के लिए निलंबित करना, शुरू करना, संसद के सत्र को समाप्त करना, संसद के सदन को समाप्त कर देना। विघटन कौन सदन का होता है? कौन सदन का? क्या राज्यसभा का विघटन होता है? नहीं ना होता है, नहीं होता है।
अच्छा, संसद के सत्र को आहूत सत्रावसान विघटन करने का अधिकार किसको है? किसको है? स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है? नहीं ना है। हो स्थगित करने का अधिकार किसको है? पीठासीन अधिकार। लोकसभा को स्थगित कौन करता है? लोकसभा के। राज्यसभा को स्थगित राज्यसभा के। अच्छा, एक बात बताइएगा, संसद के सत्र के सत्रावसान होने का विधेयक पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं। विघटन होने का पड़ता है। विघटन होने का, संसद के सत्र के सत्रावसान होने का विधेयक पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं ना। विघटन होने का हाँ या ना? और जो है आपको जब कोई विधेयक लोकसभा में आया हो और लोकसभा में ही लंबित हो या विचाराधीन हो और उसी दौरान लोकसभा भंग हो गया हो, तो विधेयक क्या होगा? क्या होगा? कोई विधेयक लोकसभा में आया, लोकसभा पारित कर दिया, विधेयक राज्यसभा में गया, राज्यसभा में विचार चल ही रहा था कि लोकसभा भंग हो गया, तब क्या होगा? विधेयक समाप्त हो जाएगा ना। हो तो विधेयक कब कब समाप्त होगा याद हुआ? पहला कंडीशन बोलिए तो। लोकसभा में आया हो और लोकसभा विघटित हो तो क्या होगा? और दूसरा कंडीशन, और उसी दौरान जो है लोकसभा विघटित, विधेयक क्या होगा? अब विधेयक समाप्त नहीं। अगर कोई विधेयक राज्यसभा में आया और राज्यसभा में ही है और लोकसभा विघटित हो गया, कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं ना। हो संसद के दोनों सदन विधेयक को पारित कर दिया, विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाया, उसी समय लोकसभा विघटित हो गया हो तो विधेयक पर प्रभाव पड़ेगा? किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद हो और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला लिया हो, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला लिया हो और उसी दौरान लोकसभा विघटित हो गया हो तो विधेयक पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं ना पड़ेगा। तो कब पड़ेगा कब नहीं पड़ेगा समझ में आया ना। आज जानते हैं पॉलिटी का बहुत टेक्निकल चीज आज हम आपको बताए हैं, जितना है सब टेक्निकल बात है, समझे? तो ये सब चीज हम आपको बोल रहे हैं। अगर आप आज के आज नहीं देखे और फिर 3 दिन के बाद नहीं देखे, फिर 7 दिन के बाद नहीं देखे, फिर 15 दिन के बाद नहीं देखे, फिर 1 महीना के बाद नहीं देखे, कम से कम 10 बार इसको देखना होगा, नहीं तो ये चीज आपका अपना कभी नहीं हो सकता है, समझ गए? तो कम से कम इसको 10 बार देखिए 1 महीना के भीतर, समझ गए? तो चलिए आज की सभा यही समाप्त होती है, इससे आगे अगले क्लास मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का, ऑनलाइन वाले लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी शुरू करेंगे आप लोग के बैच में। पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी शुरू करेंगे।